सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब के सब। हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैथमेटिकल टूल चैप्टर शुरू किया और उसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आज हम यहाँ पर मैथमेटिकल टूल का सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं और कंक्लूड भी करेंगे, और इस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। सो आज हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास एक पावरफुल टूल है। इस पावरफुल टूल से हम ये समझ पाते हैं कि जो हम बेसिक से फॉर्मूले यूज करते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इन फॉर्मूलों का ओरिजिन क्या है, क्या इन फॉर्मूलों को हम किसी और तरीके से देख सकते हैं या सिंपल रट्टा ही लगा ले। सो बाइनोमियल थ्योरम हमको इस तरह के फॉर्मूले के ओरिजिन के बारे में समझने में हेल्प करती है। और यही नहीं, अगर कोई हमको क्वेश्चन पूछता है कि a प्लस बी की पावर अगर 10 हो जाए तो आप इसको किस तरीके से एक्सपेंड करोगे, तो इस तरह की एक्सपेंशन को भी बाइनोमियल थ्योरम करवाने में हमें हेल्प करती है। सो बाइनोमियल थ्योरम एक पावरफुल टूल है। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, +1 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत इस पर्टिकुलर लेक्चर से हेल्प मिल जाएगी। बट यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही कम समझेंगे, बहुत इतना समझेंगे जिसकी जरूरत हमें फिजिक्स के अंदर पड़ती है। सो बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले बाइनोमियल टर्म से आती है। सो बाइनोमियल टर्म हमारे पास क्या है? बाइनोमियल टर्म हमारे पास है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं इन्वॉल्विंग द टू टर्म्स। मेरे पास यहाँ पर दो टर्म्स इन्वॉल्व होती है, कोई भी दो टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, कनेक्टेड बाय these two terms are connected by the plus or the negative sign। यानी कि इसमें दो टर्म्स हो जाएंगे और उन दोनों टर्म्स के बीच में या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस ऑफ a, ये एक बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म है, बीच में प्लस आ गया। सपोज somebody says x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल टर्म है। अगर कोई पर्सन हमें ये कहता है y प्लस ऑफ 1 अपॉन y का होल क्यूब की पावर 4, तो ये भी हमारे पास बाइनोमियल टर्म है। यानी कि तीनों की तीनों टर्म्स बाइनोमियल टर्म्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। सो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या करती है? सो बाइनोमियल थ्योरम the binomial theorem help us to expand the binomial term या binomial expression up to any power, जहां पर हम इसको किसी भी पावर तक क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम हमको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास बाइनोमियल एक टर्म है, आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और कोई मुझे बोलता है x प्लस a का होल स्क्वायर, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। मुझे बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने छोटी क्लासेस में इसका फॉर्मूला याद किया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ऑफ 2xa। लेकिन अगर मान लिया जाए somebody says find the value of x प्लस a raised to power 10, तो मैं निकाल लूंगा। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई बच्चा इतना इनकैपेबल है कि वो इसको निकाल ना पाए, निकाल लेगा पर उसको टाइम लगेगा, और वो जोड़ तोड़ के किसी ना किसी तरीके से फॉर्मूला का किसी ना किसी तरीके से पोस्टमार्टम वगैरह करके निकाल लेगा कि इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, लेकिन सही तरीका शायद से उसको भी नहीं पता होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम हमको बेसिकली इस तरह की टर्म्स x प्लस a रेज टू पावर n को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है, जहां पर n यहाँ पर 2 है या फिर हमारे पास 10 है। तो इसको समझने के लिए पहले मुझे कुछ और चीजें भी समझ में आनी चाहिए। सो सबसे पहले
इस तरह की एक्सपेंशन को समझने के लिए मुझे कुछ और चीजें भी समझ में आनी चाहिए, और वो चीजें हमारे पास है अगेन एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है। जो बच्चे +1 के अंदर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो ये टर्म्स आगे भी यूज होंगी, और जो बच्चे मेडिकल के हैं तो इस बात का ध्यान रखने ये टर्म्स आपको टाइम टू टाइम जो है वो यूज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में इन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इन टर्म्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, दैट्स इट। सो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टोरियल। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल? जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मैं आपके सामने प्लस का निशान लगाता हूं तो आपको समझ में आ जाता है 2 नंबरों को ऐड करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई क्रॉस का निशान लगा देता हूं तो आप चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 2⁻³ कर देता हूं तो आप आंसर 8 लिख देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको इन चीजों का मतलब पता है कि आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने जा रहे हो। ऐसा ही एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वर्ड फैक्टर से आया है। जब भी कोई टीचर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा या फैक्टोरियल वर्ड यूज करेगा तो आपको उस नंबर से लीस्ट नंबर तक आपने जाना है और सभी नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 2 × 1। कोई पर्सन कहता है 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1। कोई पर्सन कहता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास यही है कि आपके पास इट इज द continued प्रोडक्ट ऑफ n numbers, continued प्रोडक्ट ऑफ द n नंबर्स के continued प्रोडक्ट को आप क्या बोल देते हो? फैक्टोरियल बोल देते हो। कहने का मतलब है somebody says n factorial। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है दिस इज द सिंबल ऑफ द फैक्टोरियल। ये मेरे पास है सिंबल किसका? फैक्टोरियल का। दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। सो अगर कोई पर्सन बोलता है n फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मतलब क्या आएगा? n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2, और आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे कहां तक? जब तक कि लास्ट नंबर क्या आ जाए मेरे पास? 1 ना आ जाए। तो बड़े सिंपल सी चीज है, आप बड़े आराम से किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई, जैसा मैंने आपसे शुरुआत डिस्कशन की, सपोज कि कोई पर्सन बोल देता है 6 फैक्टोरियल, ये सिंबल है फैक्टोरियल का। दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल की क्या मानी जाएगी? एक्सपेंशन या फिर वैल्यू मानी जाएगी। इसमें सोचने लायक बात ये भी है कि आप इसको और क्या लिख सकते हो? 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आप इसको और क्या लिख सकते हो? 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। आप इसको और क्या लिख सकते हो? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल एंड सो। मतलब कि आप इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो और तरह तरह से आप इस एक्सप्रेशन को जो है रिप्रेजेंट करवा सकते हो, या जैसी जरूरत पड़ती है किसी न्यूमेरिकल के अंदर, किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगर मुझे ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मेरे पास 2 चीजें और भी होनी चाहिए। नंबर 1, याद रखना बच्चे, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब क्योंकि इसका प्रूफ फिजिक्स के टीचर के, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंडर नहीं आता है, तो आपके जो मैथ्स के सर होंगे जब बायनोमियल जो है आपके पास चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे तो वहां पर वो इसका प्रूफ आपको दे देंगे। और जो बच्चे मेडिकल के रहे, बेटा ये आपको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ना ही स्कूल लेवल पे, ना ही आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा। तो आप इसको सिंपल याद कर लीजिए कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास आना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बाइनोमियल के अंदर छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फैक्टोरियल का, जो कि अब हमको निकालना आ जाना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का। अगेन, कॉम्बिनेशन क्या चीज है? सपोज कि मैं आपको एक सैंपल देता हूं, किसी एक चीजों का सेट देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि उस पर्टिकुलर सेट में से 3 चीजों को आपने सिलेक्ट करना है, किन्हीं भी 3 चीजों को या 2 चीजों को आपने सिलेक्ट करना है। तो क्या पॉसिबल वेज हैं जिससे आप उन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो? आप इसी प्रोसेस को बोलते हो द प्रोसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये नंबर ऑफ वेज है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि किसी क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों का एक सेट तैयार हो गया। अभी आपको किसी क्विज के लिए, किसी कंपटीशन के लिए सिर्फ 2 बच्चे चूज करने, तो आप कितने वे से 2 बच्चे चूज कर पाओगे? आपके पास 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। तो आप ए बी को चूज करोगे, बी सी को चूज करोगे, या ए और सी को। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो 3 ही पेयर तैयार हुए, तो 3 वेज हो गए। तो इसी तरीके को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली सोचते हैं, मैथमेटिकली इस पे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, इसकी थ्योरी बनाते हैं, तो दिस बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन को समझते कैसे, देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन हमको कुछ इस तरीके से समझ में आता है। सपोज कि मेरे पास n कोई थिंग्स हैं, पर्सन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज कि मेरे पास कहीं पर n थिंग्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मेरे पास पर्सन हैं, और उनमें से r पर्सन्स को मैंने चूज करना है, या r थिंग्स को मैंने चूज करना है, या r ऑब्जेक्ट्स को मैंने चूज करना है। अब यहां पर इस डाटा को हम लिख देते हैं। सपोज कि मेरे पास n एक आपके पास गिवन नंबर ऑफ थिंग्स है, या फिर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, या फिर गिवन नंबर ऑफ मेरे पास पर्सन, समझ लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हो। जैसे 3 बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल आपने चूज करनी है। आपके पास 10 बॉल्स हैं, 10 में से 2 बॉल को आपने चूज करना है। कितने तरीकों से आप चूज कर सकते हो। और इसके अंदर से R जो है हमारे पास है, जिनको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। R is the number of the things you want to select. Number of the things you want to select. You want to select. Number of the things you want to select. लेकिन ये जो नंबर आपके पास, जो भी नंबर्स हैं, ये बच्चे रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये जो वेज है ये रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बार ए बी को चूज करें, फिर आप बी और ए को चूज कर लें। इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो इवेंट एक बार आपने रिकॉर्ड कर ली है ए से बी, तो वो बी से ए दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगी। सो इसको करने का तरीका हमारे पास है सी, ये कॉम्बिनेशन का आपके पास सिंबल है। ऊपर हमारे पास एन और यहां पर हमारे पास आ जाता है आर। सो दिस बिकम्स एन फैक्टोरियल। अब हमको फैक्टोरियल के बारे में पता है। डिवाइडेड बाय, यहां पर अब मेरे पास आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास आ जाएगा आर फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, NCR। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है। वी हैव अ क्वेश्चन कि वी हैव 4 कैंडिडेट्स, वी हैव 4 कैंडिडेट्स for the 2 positions of a teacher, for a 2 position of the teachers। मेरे पास 4 कैंडिडेट्स हैं और पोजीशन ऑफ टीचर सिर्फ 2 हैं। मान लेते कि जो टीचर आपने चूज करने हैं वो सेम आपके पास है, मतलब कि सेम आपके पास सब्जेक्ट के हैं, और इन सब का क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम है आपके पास। सो in how many ways you
कैन सिलेक्ट द टीचर, यू कैन सिलेक्ट द टीचर। आप कितने तरीकों से टीचर्स को सिलेक्ट करोगे या कैंडिडेट्स में से टीचर को सिलेक्ट करोगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। सॉल्व कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास n क्या है, यहाँ पर हमारे पास n यहाँ पर नंबर ऑफ क्या बन जाएगा, पर्सन बन जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास यहाँ पर n क्या बन जाएगा, द n बिकम्स द नंबर ऑफ द पर्सन्स, जो कि यहाँ पर कैंडिडेट्स है। वी हैव द 4 कैंडिडेट्स। सो हमारे पास यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स है, n बिकम्स इक्वल टू 4। और फिर हमारे पास इसमें से सिलेक्ट कितने करने, इन 4 में से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं। r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और अब मुझे नंबर ऑफ वेज चाहिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कैसे बताया मैंने आपको, ये c है, ये n है, ये r है। सो वी हैव c और ये 4 और ये मेरे पास आ गया 2। आगे इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कितना आ गया, 4, 3 और ये हमारे पास 2 और ये 1 और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। फिर ये मेरे पास 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4 चला जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी 6 वेज। तो हमारे पास यहाँ पर 6 वो तरीके हैं जिनसे हमारे पास ये टीचर चूज किए जा सकते हैं। तो है तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, बट ये जो चीज है ये मेडिकल से ज्यादा नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन भर है कि आपके मैथमेटिकल स्किल्स कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि कल को अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पहले से अवेयर होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि बाइनोमियल टर्म्स क्या होती हैं, हमने ये समझा कि बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सके, उसको कोई भी पावर तक हम एक्सपेंड कर सके। फिर हमने सीखा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन आपको बोलता है कि 15 फैक्टोरियल है तो 15 फैक्टोरियल आपको निकालना आना चाहिए। हमने ये चीज सीखी कि कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहां से आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पता होनी चाहिए। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, और वो टॉपिक है हम किस तरीके से बाइनोमियल टर्म की एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बाइनोमियल टर्म है x प्लस a रेज टू पावर n, जहां पर n मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है, और ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब ध्यान से देखना कि इसको हम कैसे करेंगे। इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास आ जाएगी c, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n और यहाँ पर 0। ये c क्या है, कॉम्बिनेशन, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। और फिर हमारे पास x की पावर n और यहाँ पर a की पावर 0, यानी कि x की पावर मेरे पास n है और a की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये पहली टर्म है। फिर मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा c, अब यहाँ पर 1, यहाँ पर n, एंड x बिकम्स n माइनस 1, यानी कि x की पावर अब कम हो रही है। कितने से कम होगी, 1 से कम हो रही है, और हमारे पास a की पावर आ जाएगी 1। फिर थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं, प्लस ऑफ c n और 2x n माइनस ऑफ 2 एंड a रेज टू पावर 2। समझने की कोशिश करो, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न मिल रहा होगा। पहले यहाँ पर देखते हैं 0 1 2, यहाँ पर x की पावर डिक्रीज होती जा रही है और a की पावर इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन अगर आप x और a की पावर को ऐड करो तो वो n के बराबर ही आएगा। देखो n प्लस 0 n है, n माइनस 1 प्लस 1 n है, n माइनस 2 प्लस 2 n नहीं है।
तो ये तरीका होता है चेक करने का कि मैं जो एक्सपेंशन कर रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। और भी कई चीजें हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि ये 0 है तो ये 0 है, ये 1 आ गया तो 1 आ गया, जो एक ही पावर है वही पावर x में से माइनस हो रही है, ये 2 है तो ये 2 है, जितनी पावर एक ही है उतनी ही पावर x में से माइनस हो रही है। बट क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसको कितना एक्सपेंड करूंगा, कहां तक लेके जाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बाइनोमियल टर्म की पावर n है तो उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो होती है n+1। आफ्टर एक्सपेंशन उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1। तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कितने टर्म्स है, 3, क्योंकि उसकी पावर 3। अगर कोई आपको बोलता है a प्लस बी की पावर 3 तो 4 टर्म्स होगी। अगर कोई पर्सन बोलता है a प्लस बी की पावर 10 तो 11 टर्म्स होगी। ये बात अगर आपके दिमाग में पहले से है तो आप जब एक्सपेंशन करना शुरू करोगे तो काफी हद तक आपको आइडिया होगा कि मुझे यहीं तक एक्सपेंशन करनी है, आगे नहीं जाना। और इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम एक्सपेंड करते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, लास्ट टर्म के अंदर क्या आएगा, n और ये n। एक चीज देखिए बच्चे, ये n सभी जगह पे सेम आ रहा है जो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर 0 से 1 से 2 कहां तक पहुंचेंगे, n तक। अब यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगी, n-n। अब देखो x की पावर 0 होगी, आपकी x की पावर n से 0 हो जाएगी और a की पावर 0 से n हो जाएगी। समझो, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हर चीज एक आपके पास पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये कोई चीज रैंडम नहीं है कि आपके पास जो c है उसके बेस में जो नंबर आ रहा है वो 0 से n जा रहा है, आपकी x की पावर n से 0 जा रही है, a की पावर 0 से n आ रही है। अगर आप x और a की किसी भी टर्म के अंदर पावर को ऐड करते हो, कोई भी टर्म ले लीजिए इसमें से, उन टर्म्स के जो पावर्स हमारे पास होंगी, कोई भी टर्म ले लीजिए, यही टर्म ले लीजिए, 0 + n नहीं आएगी, यानी कि वो इस पावर से एक्सीड नहीं करेंगी। ये चीजें आपको बताएंगी कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। नाउ दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, मेरे पास आ गया x + a की पावर 2। सपोज कि टीचर मुझे बोलता है कि भाई मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, मैं भूल चुका हूं, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, मुझे इस तरीके से आपने बताना है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंड कैसे करेंगे। पहली चीज, कितनी टर्म्स बनेगी, 3 बनेगी। अब मैं 3 टर्म्स बनेगी तो मैं यहाँ पर देखिए कैसे लिखता हूँ, 3 टर्म्स, ये पहली, दूसरी और तीसरी, तो ये प्लस और यहाँ पर प्लस, ऐसे देखते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ पहली टर्म आएगी, दूसरी और तीसरी आएगी। पहली टर्म में c लिख लिया, दूसरी का c और तीसरी का c लिख लिया, बड़े आराम से। फिर क्या करना है, 0 और ये 1 और ये देखो 2। बेटा जो 2 है ना ये वाला, ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता। अब कोई बहुत अकलमंद बच्चा यहाँ पे C3 लिख देगा बच्चे तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो टर्म यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, थ्योरम के हिसाब से अलाउड ही नहीं है। सो ये 0 1 2 आ गया। अब ऊपर क्या आएगा, 2, ये 2 और ये 2, ये तो आना ही आना। फिर जो पहली टर्म है x, तो x आपके पास आ जाएगा 2, फिर x आ जाएगा 1 और फिर x क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी टर्म डिक्रीज होगी, 2 से 0 जाएगी। अब a 0 आएगा, a आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर a की पावर 2 आ जाएगी। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा, 2 - 0 फैक्टोरियल और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है। यहाँ पर आ जाएगा x², a की पावर 0 1, फिर हमारे पास दूसरी टर्म 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर x है, इसके साथ a आ गया, प्लस ऑफ 2 और 2, तो ये मेरे पास आ गया 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 - 2 फैक्टोरियल, अगेन 0 फैक्टोरियल 1 होता है एंड अगेन वी हैव 2 फैक्टोरियल, x की पावर 0 1 एंड a, ये आ गया 2। ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1, तो आपके पास क्या आ गया, x² आ गया। सो हमारे पास ये ऊपर x² आ गया। नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास आएगा 2 फैक्टोरियल, ये 1 है और ये 1, तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 होता है, x × a। फिर हमारे पास 0 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो प्लस ऑफ क्या आ गया, a²। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ऑफ 2ab। तो जो चीज मैंने आपको बोली ये वहां पर बिल्कुल एप्लीकेबल है कि अब आप चाहो तो इसको x की जिस मर्जी पावर के लिए क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। सपोज द टीचर सेज कि आप मुझे एक्सपेंड करके बताएं a प्लस बी रेज टू पावर, कुछ भी आपके पास हो सकता है, मान लीजिए 4 है आपके पास। तो कैसे करोगे, पहले देखोगे 5 टर्म्स बनेगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो हम पहली टर्म ये c आ जाएगी, फिर हमारे पास यहाँ पर 0 और फिर आपके पास आ गया 4, a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस ऑफ हमारे पास c ये 1 ये 4, a की पावर 3 b की पावर 1, मतलब कि a की पावर कम होती जाएगी। 3 + 1 4 होता है, 4 + 0 4 होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4c2, a की पावर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और b की पावर आ जाएगी 2। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी प्लस ऑफ 4c3, a आ जाएगी, b की पावर 3 आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 4c4 और a की पावर 0 और b की पावर 4 आ जाएगी। तो अब हम बड़े आराम से इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, बड़े आराम से कर लीजिए। अगर मैं पहली टर्म को सॉल्व करता हूं तो पहली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 0, ये भी 4 फैक्टोरियल, बचा 0 फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा। ये मेरे पास आएगा a की पावर 4, ठीक। फिर हमारे पास b की पावर 0 1 होता है। चलिए आगे चल जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 4 - 1 फैक्टोरियल और फिर नीचे आपके पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये आ गया a क्यूब और ये आ जाएगा b हमारे पास। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 4c2, ये हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 - 2 फैक्टोरियल और ये मेरे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वेयर b स्क्वेयर। इसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी प्लस ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ जाएगा दिस इज 4 - 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और a b और क्यूब आ जाएगा प्लस ऑफ यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 - 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल b की पावर। तो 5 टर्म्स बनेंगी। अब चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो बेटा साइंस जो हमारे पास फील्ड होती है उसका मतलब यही होता है कि आपको नॉलेज गेन करनी है, कि आप एक बेटर जो जिसको मेडिकल कॉलेज या बेटर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ सके, और उसके लिए आपको इतनी चीजों से तो लड़कर ही आगे जाना पड़ेगा, समझ के ही आगे जाना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। पहली टर्म आ जाएगी a की पावर 4, दूसरी टर्म कैंसिल हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरे में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर बच जाएगा 4 सिर्फ और ये आ जाएगा a क्यूब × b प्लस ऑफ। अब यहाँ पर देख लेते हैं 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4 होता है, तो 4 फैक्टोरियल का 4 जो होगा वो गायब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 6 × a स्क्वेयर b स्क्वेयर। नेक्स्ट है 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, तो 4 × 3, तो आपके पास 3 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 4ab क्यूब और लास्ट आपके पास b की पावर। तो ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस b की पावर 4 की हमारे पास एक्सपेंशन है। क्योंकि बच्चा हमारे पास जो जिसको ये बोल सकते हैं कि एक जो मीडियम है वो एक वर्चुअल मीडियम है, इस वजह से ये रेगुलर क्लासरूम से थोड़ा सा अलग मीडियम रहता है। इसमें कई चीजें जो होती है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या है कि आपको ये भी लगता है कि यार उसको पूरा सर ने एक्सपेंड नहीं करवाया या पूरी चीजें नहीं करवाई है, तो आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा रोक के इसको पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये ना समझ में आए तो आप अपनी पिछली जो इसके पिछला सेगमेंट है जहां से ये टॉपिक शुरू हुआ है उसको जो है समझ के आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गई बाइनोमियल एक्सपेंशन की
एक आपके पास कि एक आप किस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन को एग्जीक्यूट करते हो। सो नेक्स्ट वन इज, अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस तरीके से कर रहे हैं तो इसका फिजिक्स के अंदर क्या यूज है, इसका फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या यूज है, या फिर इसको प्रैक्टिकली हम फिजिक्स में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो प्योर मैथमेटिक्स है। और प्योर मैथमेटिक्स को देख के जो मेडिकल वाला बच्चा वो थोड़ा घबरा जाता है, वो बोलता है कि क्या ऐसा ही करना है क्या पूरी फिजिक्स में। नहीं, फिजिक्स के अंदर हमको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। फिजिक्स के अंदर हमारे पास इसकी बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, बहुत आसान सी। अभी तक जो आपने किया वो आपको मैंने बिल्कुल इन डेप्थ करवाया, अब जो मैं आपको करवाऊंगा वो बहुत ही ईजी होगा। और वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। सपोज कि टीचर मुझे बाइनोमियल टर्म देता है 1 प्लस और ये x की पावर n, ये मेरे पास बाइनोमियल टर्म है। और फिजिक्स के अंदर ये बात हम ध्यान रखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक टर्म 1 हो और जो दूसरी टर्म होगी जो कि वेरिएबल है, ये वेरिएबल टर्म का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है इट शुड बी लेस देन 1, इट शुड बी लेस देन 1। और मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि अगर टीचर यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करता है तो भी आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना है, नेगेटिव साइन नहीं देखना है। तो जो दूसरी टर्म है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। 1 से छोटी टर्म कौन सी हो सकती है, मैग्नीट्यूड, यानी कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। 0.1, 0.001, -1 नहीं एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसका मॉड 1 के बराबर है, वो 1 से छोटा नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड लेस देन क्या होगा, 1 हो जाएगा। एन हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास आ गई पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर कोई चीज 1 से बहुत छोटी होती है तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, अगर मैं इसका मान लिया जाए 4 टाइम्स कर दूं, तो ऐसा करने से ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है कि कम होने लग जाता है, कम हो जाता है। 0.1 का स्क्वायर 0.01 छोटा हो गया, इसका क्यूब 0.001 और छोटा हो गया। यानी कि अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में होता है, इसको स्क्वायर करने से बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। और फिर ये किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी छोटा कर देता है। जैसे कि 0.1 इंटू 2, तो नंबर क्या आ गया, 0.2। पहले तो 2 बड़ा मस्त था, बड़ा सा नंबर था, 0.1 से मल्टीप्लाई होते ही 0.2 हो गया। तो इस केसेस के अंदर हम बोलते हैं कि ऐसे नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n, x का मॉड लेस देन 1, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर क्या होते जाएंगे, दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये हमारे पास डिक्रीज होने लग जाते हैं। और डिक्रीज अगर होने लग जाते हैं तो वी राइट डाउन देयरफॉर दे कैन बी इग्नोर्ड इन कैलकुलेशन। ये हमारे पास कैलकुलेशन में पूरी तरह से क्या किए जा सकते हैं, इग्नोर किए जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करना शुरू करता हूं तो क्या आएगा, वैसे ही टर्म आ जाएंगी, c आ जाएगा, यहाँ पर n, यहाँ पर 0, 1 की पावर मेरे पास n, x की पावर 0। सेकेंड टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, nc1, 1 की पावर n-1, x की पावर मेरे पास आ जाएगी 1। यही तो अभी तक हम करते आ रहे हैं। और फिर मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, nc2, 1 की पावर n-2, x की पावर 2 एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही ये x नंबर 2 के ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर जाएगा, ये तो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इससे बाद वाली टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे और वो अप्रोक्सीमेशन में कर देंगे, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, वेरी लेस सिग्निफिकेंट है। दीज आर वेरी लेस सिग्निफिकेंट, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे। ये नंबर इतने छोटे हो जाएंगे कि इनसे कैलकुलेशन करना खुद का माथा खराब करना होता है, तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ अब 2 टर्म्स बचती है। तो पहली टर्म हमारे पास nc0, तो अगर हम nc0 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो 1 की पावर n1 होता है तो ये 1 ही पहुंचेगा। दूसरी टर्म में हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल।
1 रेज टू पावर एनीथिंग 1 ही होता है, और ये हमारे पास आ गया x। हमको ये भी बात पता है कि दिस इज 1 प्लस ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हम लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एक्सपेंशन क्या आ जाएगी। अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है और टीचर मुझे बोलता है कि x का मॉड मच मच लेस देन 1 है और ये टर्म 1 है, तो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास पता है कितने के बराबर आ जाती है। इसकी एक्सपेंशन सिंपल 1 प्लस ऑफ एन एक्स, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। अब आप किसी भी कंडीशन के अंदर इस पर्टिकुलर थ्योरम का एक शॉर्ट वर्जन लगा सकते हो कि अगर मेरे पास एक टर्म 1 है, दूसरी 1 से छोटी और पावर गिवन है, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस पावर को सीधा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। सो हम इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं तो चीजें हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। कैसे, सपोज कि टीचर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 प्लस वाई रेज टू पावर 3, और वो बोलता है कि y का मोड इज मच मच लेस देन 1, फाइंड द एक्सपेंशन। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 3y, सिंपल 1 प्लस 3y। सपोज कि टीचर मुझे यहाँ पर नेक्स्ट चीज बोलता है कि अगर मेरे पास है 1 प्लस वाई रेज टू पावर माइनस 3, तो आंसर क्या होगा, सेम कंडीशन, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 माइनस 3 इंटू वाई। अरे यार कुछ करना थोड़ी ना, जो भी पावर है उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 1 से छोटी है, जो कि 1 से जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अगर मेरे पास सेम कंडीशन पे आ जाए 1 प्लस वाई रेज टू पावर माइनस 3/7, टीचर बोलता है बाइनोमियल एक्सपेंशन करके बताओ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 3/7 ऑफ। सो ये मेरे पास पहली कंडीशन पे आया, ये मेरे पास दूसरी पे आया और ये मेरे पास तीसरी पे आया। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मतलब आपको टीचर यहाँ पर जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करने को बोलेगा, एक टर्म 1 होगी और दूसरी टर्म 1 से हमारे पास बहुत ही छोटी होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड साइन वाइज नहीं। और हमने सिंपल पावर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर के साथ जिसकी मॉड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा है, और आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। हमारे पास इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ जाता है, टीचर हमें क्वेश्चन बोलता है फाइंड, आपको फाइंड करना है 999 का क्यूब रूट। मुझे यहाँ पर 999 का क्यूब रूट फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन, हम इस 999 को इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 की पावर 1/3, बराबर ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें से मैं 1000 कॉमन निकाल लेता हूं तो इसके ऊपर ये पावर 1/3 आ जाएगी। यहाँ पर 1000 की जगह 1 माइनस, और यहाँ पर 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 1/3, क्योंकि मैंने इसको बाहर कॉमन निकाल दिया, इसकी जगह 1 और 1 की जगह 1/, आपके पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ पर इसका तो क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, तो ये तो 10 आ गया। अब अंदर हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस ऑफ, यहाँ पर 1000 आ गया और ये आ गया 1/। यहाँ पर अब नेगेटिव साइन को नहीं देखना, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, मॉड देखना है। नेगेटिव साइन को हटा के आप 1/1000 को देखिए, ये नंबर 1 से बहुत छोटा है 0.001, और क्योंकि ये नंबर 1 से बहुत छोटा है और ये हमारे पास इसकी पावर है, तो इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी। सो बाय द बाइनोमियल, इसी लॉजिक से जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, इसी लॉजिक से हमारे पास इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, हमारे पास इसी लॉजिक से इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी। वी से दैट वी हैव 10 इनटू आपके पास 1 एंड माइनस ऑफ आपके पास आएगा 1/3000। अब समझो ये 1/3000 कैसे है, क्योंकि ये 1/3 इस 1/1000 से जाकर क्या हो गया, सिंपल जो भी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, ज्यादा घबराना नहीं है।
सो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये अंदर आ जाएगा 10 एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा 300। 10 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 300। ये 10 इससे और इससे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं द आंसर कम्स आउट टू बी 9.9967 which is the cube root of 999 which is the cube root of 999। तो हम यहाँ पर तरीका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को समझ सकें कि ये कैसे अप्लाई होती है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसमें 2 टर्म्स होंगी और इसमें से एक टर्म 1 होगी और दूसरी टर्म 1 से छोटी होगी। अब बात करते हैं कुछ और रियलिस्टिक सिचुएशन की। हमारे पास अब फिजिक्स के अंदर इसकी रियलिस्टिक सिचुएशन कैसे आती है। हमारे पास रियलिस्टिक सिचुएशन आती है g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वेयर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वेयर। या आप ग्रेविटेशन चैप्टर में फॉर्मूले को पढ़ोगे g r स्क्वेयर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वेयर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि वो एक्सेलरेशन जिससे ग्रेविटी हमको अपनी तरफ खींचती है। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फाइंड एक्सप्रेशन। ये टीचर आपसे खुद बोलेगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द आर मच ग्रेटर देन एच। अब ये टीचर ने तुमको खुद दे दिया और यहीं से मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, वो कंडीशन जिसमें एक टर्म 1 आएगी और दूसरी टर्म 1 से छोटी आएगी। इसी कंडीशन से, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास इसका सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, वी हैव g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वेयर अपॉन r प्लस ऑफ h का होल स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया और हम चाहते हैं कि इसकी एक्सपेंशन हो जाए अंडर द गिवन कंडीशन। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास गिवन कंडीशन है r मच ग्रेटर देन h। मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाकर एक ऐसी टर्म चाहिए जो कि हमारे पास 1 से छोटी हो। अब 1 से छोटी का मतलब तो आप भी समझते हैं कि अगर मैं यहाँ से 1 से छोटी टर्म करना चाहता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगी, 1 मच ग्रेटर देन h बाई आर। ये अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर 1 आना चाहता है तो r को h के नीचे जाना पड़ेगा। अब यही टर्म h बाई आर इस एक्सप्रेशन में आनी चाहिए। ये तब हो सकती है जब h के नीचे r आ जाए, तो इसके लिए इस r को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे पास आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू, वी हैव g r स्क्वेयर, नीचे r कॉमन आ जाएगा तो ऊपर का स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर r की जगह 1 प्लस ऑफ h, तो ये h आ गया डिवाइडेड बाई r और इसका क्या आ गया स्क्वेयर। ये r स्क्वेयर से r स्क्वेयर कैंसिल हो गया। और फिर एक बात ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में रखना कि हमारे पास जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हम उसको न्यूमरेटर में ले जाकर करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी नहीं करते हैं। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं, आई गेट g डैश इज इक्वल टू g1 प्लस ऑफ h बाई r की पावर -2। नाउ दिस इज टर्म 1 और ये टर्म 1 से छोटी है, ये टर्म 1 से छोटी है और ये बाइनोमियल है और इसकी पावर -2 है। सीधा ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h अपॉन r। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। हम फिजिक्स के अंदर इस तरह की कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन आपको सीबीएसई बोर्ड भी पूछ सकता है, ये कंडीशन आपको स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती है, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो और क्वेश्चन थोड़ा सा बिट टफ आता है तो वहां पर टीचर आपको एक एक्सप्रेशन देगा और ऐसी कंडीशन भी दे के फाइनल रिजल्ट आपको बताने के लिए बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि मैं बात करता हूं डेंसिटी की, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। हमारे पास डेंसिटी, ये हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन है, द डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। समझते हैं। अब टीचर बोलता है कि कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ही कम था। तो टीचर ने अब ये बोला कि हमारे पास वॉल्यूम, मास को सेम रखा और वॉल्यूम हमारे पास जो है वो चेंज हो गया।
मान लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो गया, कुछ इस तरीके से। और ये भी गिवन है कि हमारे पास डेल्टा वी इज मच मच स्मॉलर देन वी, ये भी है आपके पास। तो अब मुझे नई डेंसिटी का ओरिजिनल डेंसिटी के हिसाब से उसकी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेशन डेवलप करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास रो डैश इज इक्वल टू एम अपॉन वी और माइनस ऑफ डेल्टा वी। हमारे पास गिवन क्या है, डेल्टा वी इज मच मच स्मॉलर देन वी। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर 1 से छोटा हो, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक टर्म 1 लेते हैं और दूसरी टर्म 1 से छोटी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। तो यहां पर मेरे पास 1 आना चाहिए क्योंकि 1 बड़ा होना चाहिए। सो डेल्टा वी अपॉन वी मच मच लेस देन 1 आ जाएगा। इस पे थोड़ा अगर आप ध्यान रखेंगे कि यार सिंपल सी बात है कि जहां पर टर्म बड़ी होनी चाहिए वहां को हटाकर आप छोटी टर्म के नीचे लेके आ जाए तो अपने आप एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर डेल्टा v अपॉन वी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं v को कॉमन निकालूंगा। सो अगर मैं v को कॉमन निकालूंगा तो क्या चीज आ जाएगी, अगर मैं इसमें से v को कॉमन निकाल दूंगा, रो डैश इज इक्वल टू m, मेरे पास निकल जाएगा v कॉमन। ये v कॉमन निकल जाएगा, आई विल गेट 1 माइनस डेल्टा v अपॉन m अपॉन v। m अपॉन v मेरे पास ओरिजिनल डेंसिटी, रो डैश इज इक्वल टू रो, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं करता तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस डेल्टा v बाई वी रेज टू पावर -1। ये टर्म 1 है, ये टर्म 1 से छोटी है। सो रो डैश इज इक्वल टू रो 1, ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा अभी, एंड डेल्टा v अपॉन। सो दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन। सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जनरली बच्चा इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो उसको लगता है कि यार बाइनोमियल एक्सपेंशन कितनी कर पूछी जा सकती है, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम रट्टा लगा देंगे। तो रट्टा लगाने के बजाय आप इसको अगर समझेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा, और कई ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इनोवेटिव होते हैं, नए होते हैं, आप उनको भी हैंडल कर पाओगे। सो थैंक यू।